वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ द जोन। लास्ट वीडियो में हमने बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में पढ़ा था कि बेस कैंडल के बाद हमें कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलता ही है। बेस कैंडल के बाद या तो बायर विन विन सिचुएशन में है या सेलर विन विन सिचुएशन में। आज हम ये सीखेंगे कि किसी जोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंट्री और एसएल के लिए अपना, और किसी जोन को मार्क कैसे करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप हैं जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलो एक चार्ट पे देखते हैं। अभी हमारे सामने एक्सिस बैंक का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम है। देखिए टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि डेली, यहाँ से मैंने डेली सेलेक्ट किया है तो ये हमें जो भी कैंडल दिख रही है ये डेली की कैंडल है। अब इसी को मान लो मैं वीकली क्लोज कर देता हूँ, वीकली कैंडल पे कर देता हूँ, तो ये हमारे सामने वीकली कैंडल है। एक वीक के अंदर जो भी रिजल्ट रहा किसी भी स्टॉक के अंदर, तो ये टाइम फ्रेम से मतलब होता है। अब टाइम फ्रेम डेली से नीचे हमारे पास क्या क्या है, 125 मिनट है, 75 मिनट है, 1 मिनट से लेके 125 मिनट की रेंज होती है। और डेली, वीकली, एम का मतलब मंथली कैंडल, पूरे मंथ के अंदर क्या हुआ स्टॉक के अंदर। 3 मंथ यानी कि क्वार्टरली कैंडल, 6 मंथ यानी कि हाफ ईयरली कैंडल, और 12 मंथ यानी कि ईयरली कैंडल, यानी कि एक ईयर के अंदर स्टॉक के अंदर बाइंग रही है सेलिंग रही। ये सब चीजें टाइम फ्रेम से पता लगता है। अब देखिए जो हमने पढ़ा था कि बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही रहा है। जैसे ये बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के बाद रिजल्ट निकला सेलर के फेवर के अंदर। अब इससे पहले अगर मैं कोई जोन देखूं, जैसे कि ये हमारे पास एक जोन है, दो बेस कैंडल, उसके बाद रिजल्ट निकला बायर के फेवर में। तो ये तो बात हुई थी उस दिन की बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल ही रहा है हमारे पास। लेकिन एक चीज और है, बेस कैंडल से पहले भी तो कोई एक्शन हो रहा है ना चार्ट के अंदर। जैसे इस बेस कैंडल से पहले प्राइस डाउन आया था, और इन बेस कैंडल से पहले प्राइस अप गया था। तो इन्हीं पॉइंट को समझते हुए हम आज पैटर्न ऑफ द जोन समझेंगे कि एक जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। जैसे ये अभी समझा हमने, बेस कैंडल के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है बायर या सेलर, उससे पहले भी तो कोई एक्शन हो रहा है ना। तो उस चीज को समझते हैं, पैटर्न ऑफ द जोन को समझते हैं, उसमें क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकते हैं चार्ट के अंदर। एक पेंट की स्लाइड पे मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए हेडिंग है मेरी पैटर्न ऑफ द जोन, और उसके अंदर आप पहले इन चीजों पे सब पे ध्यान मत देना जो मैंने लिखे हुए हैं, पहले बिल्कुल बेसिक लॉजिकल बात करते हैं। बेस कैंडल से पहले क्या होता है, प्राइस डाउन भी आ सकता है या अप भी आ सकता है। जो लॉजिक हमने समझा था कि बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल ही रहा हमें। तो पहला पैटर्न डिमांड जोन के पैटर्न है ये हमारे ऊपर, जो भी दो पैटर्न बनाए मैंने। बेस कैंडल से पहले अगर प्राइस डाउन आके बायर सेलर की फाइट हो रही है, और फाइट के बाद बायर सेलर के, सॉरी, बायर के फेवर में अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो एक जोन हुआ ये। अब इस जोन को हम नाम क्या देंगे या मार्किंग कैसे करेंगे, पहले नेमिंग सीखते हैं कि नेमिंग क्या होगी। देखिए जो ड्रॉप है ना, जो रेड कैंडल बनी है उसको हम बोल रहे हैं ड्रॉप, और जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको हम बोल रहे हैं रैली। और एक टेक्निकल नाम और देते हैं, बेस कैंडल के लेफ्ट हैंड साइड जो भी कैंडल होगी, पैटर्न हमारे पास चाहे कोई भी हो, बेस कैंडल के लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारे पास कैंडल होगी उस कैंडल को बोलते हैं हम लेग इन कैंडल। और बेस कैंडल के राइट हैंड साइड में जो भी कैंडल होगी हमारे पास उसको बोलेंगे हम लेग आउट कैंडल। अब देखिए ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं, जोन हमारे पास कोई भी हो ये रूल सबके लिए सेम रहेगा। बेस कैंडल के लेफ्ट हैंड साइड कैंडल लेग इन कैंडल, बेस कैंडल के राइट हैंड साइड लेग आउट कैंडल। तो मैंने अगर ये नेम दिए हैं इसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न को क्या बोल सकता हूँ, देखिए एक तो बोल सकता हूँ कि ड्रॉप, रेड कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है, ड्रॉप, बेस को बेस ही बोलेंगे, और जो ग्रीन कैंडल है वो रैली सिग्निफाई कर रही है, तो ड्रॉप बेस रैली। एक पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न हुआ डिमांड जोन का। अब दूसरे में अगर रैली है बेस कैंडल से पहले तो उसको हम रैली बोलेंगे, फिर बेस है, बेस को बेस ही बोलेंगे, और रैली है बेस कैंडल के बाद तो उसको बोलेंगे रैली बेस रैली। तो हमारे पास दो पैटर्न हुए डिमांड जोन के, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। अब लेग इन का और लेग आउट का इसमें भी सेम रूल है, बेस कैंडल से लेफ्ट हैंड साइड कैंडल उसको लेग इन बोलेंगे, और बेस कैंडल से राइट हैंड साइड उसको लेग आउट बोलेंगे। ये लेग इन और लेग आउट देखो हम किस लिए समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक नेमिंग है, क्योंकि हमें आगे स्टडी में ये चीजें काम आएंगी।
तो हमारे पास दो जोन बने डिमांड जोन के, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। मैं यहाँ एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये डिमांड जोन के पैटर्न है। देखिए सप्लाई जोन के लिए क्या होगा, सप्लाई जोन में भी ये कंडीशन हो सकती है, बेस कैंडल से पहले हमारे पास या तो रैली हो सकती है या ड्रॉप हो सकता है, मतलब प्राइस या तो अप आया होगा या डाउन आया होगा। तो उसी लॉजिक से सेम जो हमने डिमांड जोन में पैटर्न पढ़े हैं, सेम जो लॉजिक वही लॉजिक है। बेस कैंडल से पहले अगर प्राइस अप आ रहा है तो उसको रैली बोलेंगे, बेस कैंडल के बाद अगर प्राइस ड्रॉप है या ग्रीन रेड कैंडल है तो उसको ड्रॉप बोलेंगे। तो इस लॉजिक से क्या बना हमारे पास, डिमांड सप्लाई जोन का पहला पैटर्न रैली बेस ड्रॉप, आरबीडी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। और दूसरा पैटर्न बना हमारे पास, अगर बेस कैंडल से पहले प्राइस ड्रॉप है और बेस कैंडल के बाद भी ड्रॉप है तो ड्रॉप बेस ड्रॉप। कि बेस कैंडल के बाद अगर हमारे पास लेग आउट कैंडल अगर ग्रीन है तो वो डिमांड जोन का पैटर्न ही होगा, और बेस कैंडल के बाद अगर कैंडल हमारे पास रेड है तो वो ऑलवेज सप्लाई जोन का ही पैटर्न होगा। देखिए कुछ की पॉइंट है, आप उनको नोट डाउन करना वीडियो देख के सुन के। किसी भी जोन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट होने चाहिए। वो तीन कंपोनेंट क्या है, लेग इन, आप उसको ड्रॉप भी बोल सकते हो, बेस और लेग आउट। तो किसी भी जोन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लेग इन होनी चाहिए, बेस और लेग आउट। ये मस्ट फुलफिल कंडीशन है, जोन तभी कंप्लीट होगा जब उस हमारे जोन के अंदर लेग इन बेस लेग आउट तीनों के तीनों कंपोनेंट हैं। और ये हर एक पैटर्न के लिए वैलिड है। अब देखिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन के जो हमारा नीचे, ये मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ये सप्लाई जोन के लिए है जो हमारे पैटर्न है। तो हमारे पास दो डिमांड जोन के पैटर्न है, दो सप्लाई जोन के पैटर्न है। अब किसी भी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट होना जरूरी है, और वो कंपोनेंट है लेग इन बेस लेग आउट। अब देखिए ये जो मैंने बेस कैंडल के बाद ग्रीन और रेड कैंडल या बोल सकते हैं लेग इन या लेग आउट कैंडल जो बनाई है, वो कैंडल एक्साइटिंगली है। तो दूसरा पॉइंट निकलता है, एक जोन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लेग इन और लेग आउट एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। और कुछ एक पॉइंट मैं बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट है, डिमांड जोन के केस में लेग आउट कैंडल ऑलवेज ग्रीन होगी, और सप्लाई जोन के केस में लेग आउट कैंडल ऑलवेज रेड होगी। और एक फोर्थ पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा लेकिन आप अभी लिख सकते हो, लेग आउट कैंडल जो होगी किसी भी जोन के अंदर वो क्लोज कैंडल होगी। अब ये क्लोज कैंडल मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि टाइम फ्रेम से क्या मतलब है, कि डेली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम, मंथली का टाइम फ्रेम। तो हम जिस भी टाइम फ्रेम पे कोई जोन मार्क करेंगे तो उस टाइम फ्रेम पे जो लेग आउट कैंडल होगी उसका टाइम फ्रेम क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज से मतलब समझो, क्लोज मतलब अगर डेली का टाइम फ्रेम है तो डेली का जो लाइव मार्केट आवर है वो क्लोज हो चुका हो, तब जाके वो लेग आउट कैंडल हम लोग कंसीडर करेंगे चार्ट पे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेम मंथली के लिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं, सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, तो वो मंथ क्लोज हो चुका होगा तो ही जोन कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे क्या पॉइंट निकलता है कि अगर मान लो मंथ की कैंडल है और मंथ चल रहा है, मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो वो कैंडल लेग आउट कैंडल कंसीडर नहीं होगी। अब ये रूल या लॉजिक हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होगा, चाहे डेली की कैंडल हो या वीकली की कैंडल हो या कोई 125 मिनट हो या 75 मिनट की कैंडल हो। ये मैं आपको चार्ट पे अच्छे से बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अब देखिए एक एक पॉइंट और निकलता है यहाँ से, पहला पैटर्न है और सप्लाई जोन का जो पहला पैटर्न है, इन पैटर्न को मैं रिवर्सल पैटर्न और बोल रहा हूँ। और डिमांड जोन का जो सेकंड पैटर्न है और सप्लाई जोन का जो सेकंड पैटर्न है, इनको मैं कंटिन्यूस पैटर्न बोल। अब इसको समझते हैं मैं ये क्या बोल रहा हूँ। रिवर्सल पैटर्न में क्या हुआ, पहले प्राइस में एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी इसका मतलब क्या, कि सेलर विन विन सिचुएशन में है। उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई और उसके बाद एक अपमूव आया। तो यहाँ हुआ क्या, सेलर के बाद बायर सेलर में जो फाइट हुई है, उस फाइट से प्राइस ने बिल्कुल एक यू टर्न लिया है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल वाला काम हुआ है। सेम सप्लाई जोन के केस में पहले विन सिचुएशन में थे बायर, बायर सेलर की फाइट हुई और फाइट के बाद प्राइस ने यू टर्न लिया,
तो यहाँ पर सेलर ने बायर हरा के अपने फेवर में भी प्राइस को लेके आए हैं। तो रिवर्सल पॉइंट के जो पैटर्न होंगे ना, रिवर्सल जो पैटर्न है, डिमांड जोन का फर्स्ट और सप्लाई जोन का फर्स्ट, उनके अंदर एक पोटेंशियल का काम हुआ, एक अच्छी बाइंग हुई है, अपोजिट प्लेयर को भी हराया और अपने फेवर में भी प्राइस को लेके गए हैं। और कंटिन्यूस में क्या कि कंटिन्यूस के अंदर पहले बायर विन विन सिचुएशन में थे, डिमांड जोन के सेकंड पैटर्न के अंदर बायर विन विन सिचुएशन में थे, फिर बायर सेलर की फाइट हुई है और फिर बायर ही विन विन सिचुएशन में है। तो यहाँ पर इतना पोटेंशियल वाला काम नहीं हुआ है। सप्लाई जोन के सेकंड केस के अंदर भी पहले सेलर विन विन सिचुएशन में थे, बायर सेलर की फाइट हुई, फिर प्राइस अपने फेवर में रखा सेलर ने। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि, मतलब ये समझ सकते हैं कि जो बेस कैंडल में फाइट डिनोट हो रही ना, अपोजिट साइड से जो सेलर आए वो इतने पोटेंशियल नहीं थे कि वो प्राइस को रिवर्स कर दें। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बायर के सामने सेलर इतने पोटेंशियल आए ही नहीं थे, तो यहाँ पर पोटेंशियल वाला काम नहीं हुआ इतना। तो एक ये है। अच्छा, एक यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होंगे या कंटिन्यूस पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होंगे। देखिए, अभी जो हमने समझा लॉजिक, उस लॉजिक से तो रिवर्सल पैटर्न ऑलवेज स्ट्रांग होंगे एज कंपेयर टू कंटिन्यूस पैटर्न। लेकिन देखिए, ये एक कंपैरिजन की बात है कि इन दोनों पैटर्न में कौन सा पैटर्न स्ट्रांग हो सकता है। अब इस पॉइंट को रिलेट करके ऐसा नहीं करना कभी भी कि कंटिन्यूस पैटर्न के ऊपर फोकस ही ना हो। कंटिन्यूस पैटर्न भी स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मल्टीपल कंडीशन होंगी चार्ट के ऊपर। चार्ट के बिहेवियर से पता लगेगा कि कंटिन्यूस पैटर्न स्ट्रांग है या नहीं। मतलब कि हो सकता है कि कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर आपका ट्रेंड आपके फेवर में हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो इस जोन को, तो ये इनकी चलने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी। ये अभी जो मैंने कुछ बातें बोली है आपको आगे चल के समझ आएंगी। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये ट्रेंड का सपोर्ट क्या है या मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट क्या है। ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। पैटर्न ऑफ द जोन को मार्क कैसे करते हैं या चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इनको, उनको समझते हैं। के लिए मैं ना आपको कुछ एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट को समझते हुए चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, कुछ रिमार्क पॉइंट हैं या जो की पॉइंट हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। एक जोन को कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम 1 लेग इन 1 बेस 1 लेग आउट रिक्वायर होगी ऑलवेज। और मल्टीपल लेग इन बेस लेग आउट भी किसी भी जोन के अंदर हो सकती हैं, वो वैलिड जोन होगा। और जो लेग इन और लेग आउट कैंडल है वो ऑलवेज एक्सप्लोजिव चाहिए हमें जोन मार्क करने के लिए। और डिमांड जोन के केस में लेग आउट कैंडल ग्रीन होगी, सप्लाई जोन के केस में लेग आउट कैंडल रेड होगी। और बेस कैंडल के लेफ्ट हैंड साइड कैंडल को बोलेंगे हम लेग इन और राइट हैंड साइड को बोलेंगे लेग आउट। और ये जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, लेग आउट ऑफ फर्स्ट पैटर्न में बी लेग इन फॉर सेकंड पैटर्न, ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। और डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, लेग इन कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है। और सेवंथ पॉइंट है लेग आउट कैंडल ऑलवेज क्लोज कैंडल कंसीडर करेंगे किसी भी जोन को मार्क करने के लिए। देखिए, हमारा पहला स्टेप था, फर्स्ट पॉइंट था मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। सीएमपी से मेरा मतलब है करंट मार्केट जो भी प्राइस चल रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आते हैं और करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग लाइन को मार्क कर देते हैं। अब आपको मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में था लुक लेफ्ट, लुक लेफ्ट एंड डाउन कैंडल बाय कैंडल अंटिल यू फाइंड अ एक्सप्लोजिव अप मूव। अब एक्सप्लोजिव अप मूव से मेरा मतलब है हम डिमांड जोन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिमांड जोन के केस में हमें एक ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल आइडेंटिफाई करनी है चार्ट के ऊपर। और जहां हमें ग्रीन कैंडल मिल जाएगी उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीनों कंपोनेंट हैं या नहीं है, लेग इन बेस और लेग आउट। अगर हैं तो हम कंटिन्यू रहेंगे और उस जोन को मार्क करेंगे, मार्क करना सीखेंगे कि कैसे मार्किंग करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक करंट मार्केट प्राइस पे लाइन मार्क करने के बाद एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। रेफरेंस लाइन से मतलब है कि हम कैंडल बाय कैंडल देखते चलेंगे रेफरेंस लाइन के थ्रू। देखिए, यहाँ तक करंट मार्केट प्राइस में हमने देखा, अब लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट लुक लेफ्ट एंड डाउन, तो यहाँ तक हम देख चुके। तो यहाँ तक देखने के बाद हम इसके पैरेलली लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे जहां हमें ग्रीन कैंडल मिले।
देखिए ये बेस है, ये भी एक सिचुएशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक देख चुके हैं तो हम ओ डाउन देखते हैं। यहाँ तक देख चुके, यहाँ तक ये मिल गई हमें ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग भी है। तो इस कैंडल से पहले क्या हमें हमारे कंपोनेंट मिल रहे हैं? देखिए बेस ये रही हमारे सामने, और लेगिन एक ड्रॉप है, ये रही हमारे सामने। तो एक डिमांड जोन का एक पैटर्न मिला है जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है डिमांड जोन का, और रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं इसको। अब इसको समझते हैं डिमांड जोन को मार्क कैसे करेंगे। देखिए मार्किंग के लिए मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। पैटर्न हमें मिल चुका है, पैटर्न कौन सा है हमारा, ये पैटर्न। और अब पैटर्न बताओगे कौन सा है? पहले ड्रॉप है, फिर बेस कैंडल है, फिर रैली है, तो पैटर्न हुआ हमारा ड्रॉप बेस रैली, यानी कि DBR। अब डिमांड जोन को मार्क कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। के लिए मैं एक स्लाइड फिर लेके आ रहा हूं। अब देखिए रूल है, डिमांड जोन को मार्क करने के लिए हमारे पास हमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। एक को बोलते हैं प्रोक्सिमल लाइन, और दूसरी को बोलते हैं डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन होती हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, बस हमने नाम अलग अलग दिए हैं। अब प्रोक्सिमल लाइन डिमांड जोन के केस में कैसे रखेंगे? मैंने यहाँ लिखा है हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब देखिए फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि फिल पार्ट को बॉडी पार्ट बोलते हैं, और बॉडी पार्ट में भी अपर पार्ट जो होता है उसको अपर पार्ट या हाईएस्ट बॉडी पार्ट बोलते हैं, लोअर जो होता है उसको लोअर बॉडी पार्ट या लोएस्ट बॉडी पार्ट बोल सकते हैं। उसी लॉजिक को समझते हुए बेस कैंडल के अंदर जिस भी बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी पार्ट होगा वहां पर हम एक प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे, और बेस कैंडल का विक पार्ट में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पर हम एक डिस्टल लाइन रखेंगे, और वो हम एक जोन की रेंज मार्क करेंगे। देखिए इससे पहले हमने क्या समझा था कि बेस कैंडल की जो टोटल रेंज है, जिसमें हम ये समझ रहे थे कि प्रॉपर पेंडिंग बल्क ऑर्डर कहाँ हो सकता है, तो उसी पॉइंट को हम प्रॉपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो प्रोक्सिमल लाइन के लिए मैं रख रहा हूं, अब हमारे पास जोन में क्या है, एक ही बेस कैंडल है, तो इसी बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी पार्ट, ये हुआ हाईएस्ट बॉडी पार्ट, तो मैंने यहाँ पर प्रोक्सिमल लाइन रख दी। अब डिस्टल के लिए क्या था कि बेस कैंडल का, सभी बेस कैंडल का, जितनी भी बेस कैंडल हमारे जोन में होंगी, मल्टीपल बेस कैंडल जोन में हो सकती हैं, तो उस बेस कैंडल का लोवेस्ट विक पॉइंट, तो इसका विक पॉइंट लोवेस्ट क्या है, ये है, यहाँ पर ये मैंने रख दी। अब इसको रेड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट है, नहीं तो चलो रहने देते हैं। तो डिमांड जोन के केस में प्रोक्सिमल लाइन रखने का रूल क्या है, जो भी बेस कैंडल है उस सभी बेस कैंडल में बॉडी पार्ट हाईएस्ट होगा जिस भी बेस कैंडल का, वहां पर प्रोक्सिमल लाइन, और लोवेस्ट विक होगी सभी बेस कैंडल की, वहां पर डिस्टल लाइन। तो ये तो रूल हुआ डिमांड जोन के केस में मार्क करने के लिए। अब सप्लाई जोन मार्क करते हैं, और वहां पर एक थोड़ा आपको एग्जाम्पल भी अलग मिलेगा उस केस में कैसे करते हैं। देखिए सप्लाई जोन के लिए रूल वही है सेम, सिर्फ एक डिफरेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सीएमपी पे मार्क करेंगे, लुक लेफ्ट उसमें भी सेम रहेगा, लेकिन लेफ्ट के बाद जो हम डाउन मूव देखते हैं, डाउन देखते हुए अप मूव देखते हैं, उसकी जगह होगा लुक लेफ्ट एंड अप अंटिल यू फाइंड अ एक्सप्लोजिव डाउन मूव। अब डाउन मूव क्यों देख रहे हैं सीएमपी के ऊपर, क्योंकि हम सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, और सप्लाई जोन के केस में क्या होता है, प्राइस में ड्रॉप आता है। तो सेम ये स्टेप सेम रहेगा, मार्क अ सीएमपी लाइन, और उसके बाद लुक लेफ्ट एंड अप, एक रेफरेंस लाइन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये रेफरेंस लाइन ली मैंने, सीएमपी पे यही होगा, इसके बाद लुक लेफ्ट एंड अप अंटिल यू फाइंड अ एक्सप्लोजिव डाउन मूव। तो देखिए अगर सीएमपी पे अभी करंट मार्केट प्राइस जो कैंडल है वो हम यहां तक देख चुके हैं, उसके बाद मैंने लेफ्ट देखा और हमारे पास एक ड्रॉप है, और ड्रॉप के बाद क्या तीनों कंपोनेंट है हमारे पास, लेग आउट कैंडल भी है यानी कि ड्रॉप भी है, और बेस कैंडल भी है, और बेस कैंडल से पहले हमारे पास एक फिर से ड्रॉप है, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप हमारे पास पैटर्न मिल रहा है, एक बेस कैंडल है हमारे पास, और तीनों कंपोनेंट हैं। तो अब इसकी मार्किंग सीखते हैं, इसको कैसे मार्क करेंगे। देखिए सप्लाई जोन के केस में जोन मार्क करने के लिए हमारे पास रूल है, प्रोक्सिमल लाइन को कहाँ रखेंगे हम,
लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और डिस्टल लाइन होगी ऑलवेज हाईएस्ट वीक पॉइंट ऑफ ऑल बेस कैंडल। तो एक बार मार्किंग करके देखते हैं कैसे करेंगे इसके अंदर। हमारे पास एक ही बेस कैंडल है, बेस कैंडल का जो बॉडी पार्ट है उसमें लोवेस्ट पार्ट ये हो गया, और जो बेस कैंडल की हाईएस्ट विक है। अब देखिए जोन में हमारे पास सिंगल बेस कैंडल है, तो जितनी भी बेस कैंडल होंगे सभी के लिए ये रूल अप्लाई होगा, और सभी बेस कैंडल में लोएस्ट बॉडी पार्ट ढूंढेंगे, और सेम डिस्टल लाइन के लिए हाईएस्ट विक पॉइंट ढूंढेंगे डिस्टल लाइन प्लॉट करने के लिए। तो इस केस में डिस्टल लाइन कहाँ जाएगी, बेस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, ये होगा हमारे पास डिस्टल लाइन। तो अब देखिए एक लॉजिक और बताता हूं, अगर ये प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन में अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, जो सीएमपी लाइन हम लोग मार्क करते हैं, सीएमपी के पास वाली जो भी लाइन होगी उसको हम प्रोक्सिमल लाइन बोलेंगे, डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो। और जो करंट मार्केट प्राइस से दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल लाइन। अब एक बार मैं इनको अच्छे से आप लोग समझ जाएं, टेक्स्ट कर देता हूं, सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो हम लोगों ने मार्क की। डिमांड जोन के केस में सीएमपी के पास वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे हम प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन को शॉर्ट में पीएल भी बोल सकते हैं। और जो बेस कैंडल रेंज की जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे हम डिस्टल लाइन, और डिस्टल लाइन को शॉर्ट में डीएल बोल सकते हैं। और सप्लाई जोन के केस में हम थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं इनका, रेड। सीएमपी के पास वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल लाइन, सीएमपी से दूर जो लाइन है उसको बोलेंगे डिस्टल लाइन। तो देखिए जोन क्या हुआ हमारे, या जोन की रेंज क्या हुई, पीएल और डीएल के बीच में जो रेंज मिली हमें बेस कैंडल की, वो एक जोन की रेंज हुई। डिमांड जोन के केस में और सप्लाई जोन के केस में जो भी जोन की रेंज होगी वो बेस कैंडल की रेंज ही हमें ये बताएंगी कि कितनी रेंज है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एंट्री और एसएल प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देख समझेंगे कि एंट्री एसएल कैसे प्लॉट करते हैं और टारगेट कैसे रखते हैं। लेकिन जो ये स्टेप हमने किए हैं अभी, किसी भी जोन को आइडेंटिफाई कैसे करना है और मार्क करना कैसे करना है, सभी टाइम फ्रेम पे सेम रहेंगे। ठीक है। और अभी मार्किंग और भी तरह की होती हैं, अभी इस मार्किंग को बोलते हैं हम लोग बॉडी टू विक मार्किंग, चाहे डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो। चलिए सप्लाई जोन के अंदर एक जोन और मार्क करते हैं। देखिए हम यहाँ तक देख चुके हैं, तो इससे इसके बाद देखते हैं कि रेफरेंस लाइन के थ्रू ऊपर हमें क्या मिल रहा है। देखिए ये एक ड्रॉप है, ये हमें लेग आउट कैंडल मिल गई है। अब इसके बाद देखिए कि कितनी सारी बेस कैंडल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बेस कैंडल नजर आ रही है हमें, और उसके बाद एक ड्रॉप है, तो तीनों कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं। तो इस जोन को कैसे मार्क करेंगे, आपका कुछ डाउट क्लियर होगा कि अगर मल्टीपल बेस कैंडल हो तो जोन को मार्क कैसे करें। देखिए एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। सप्लाई जोन के केस में क्या होता है हमारा रूल, ये जितनी भी बेस कैंडल है उसमें जो लोवेस्ट बॉडी पार्ट होगा या लोवेस्ट बॉडी पार्ट पे हम लोग रखेंगे प्रोक्सिमल लाइन। तो देखिए इस बेस कैंडल का लोवेस्ट बॉडी क्या है, ये है, इसका ये है, इसका ये, और इसका ये, नेक्स्ट कैंडल का ये है। तो इनमें इन सभी बेस कैंडल में लोवेस्ट बॉडी पार्ट मेरे को इसका लगा, तो यहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन एक मार्क कर देंगे। और डिस्टल लाइन मार्क करने का तरीका है कि सभी बेस कैंडल में हाईएस्ट वीक पॉइंट जिसका होगा, तो इन सभी बेस कैंडल में हाईएस्ट वीक पॉइंट किसका है, इस कैंडल का। तो ये हमारी सप्लाई जोन की एक रेंज हो गई। तो आपके सामने मैंने दोनों केस कर दिए हैं, सिंगल जोन के अंदर अगर मान लो बेस कैंडल हमारे पास तो, और मल्टीपल है तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए डिमांड जोन में एक डिमांड जोन और मार्क करते हैं। देखिए मैं ये कर रहा हूँ मार्क, ऐसा नहीं है कि चार्ट पे आप लोग हर दूर दूर तक डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करके बैठ जाएं। हो सकता है हमारा जो नियरेस्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन उससे ही हमारा काम हो जाएगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएंगी ये चीजें कि हमें कहाँ तक मार्क करनी है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चक्कर में हम लोग अभी ये सब चीज सीख रहे हैं। देखिए यहाँ तक हम देख चुके थे, तो रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन लेके इस पॉइंट तक हम देख चुके हैं। लेफ्ट देखेंगे डिमांड जोन के केस में, लेफ्ट देखेंगे और डाउन देखेंगे,
फॉर अ एक्सप्लोजिव अप मूव। यहाँ तक हम देख चुके, क्या यहाँ में कोई एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही है? यहाँ तो नहीं है। तो रेफरेंस लाइन को हम साथ लेके चलते हैं, यहाँ तक देख चुके, यहाँ तक देख चुके, और इस पॉइंट के बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ तो हमें एक लेग आउट कैंडल नजर आ रही है, वो भी एक्साइटिंग है। तो क्या तीनों कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ? देखिए, लेग आउट भी है, बेस भी है और लेग इन भी है। तो इसको भी मार्क कर सकते हैं। इसकी मार्किंग के लिए प्रोक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे? बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी पर। ये होगी बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी। और डिजिटल लाइन कहाँ रखेंगे? बेस कैंडल की लोवेस्ट विक पर। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही बेस कैंडल है, तो सिंगल बेस कैंडल का जो विक पार्ट का लोवेस्ट पॉइंट है वही हमारी डिजिटल लाइन हो जाएगी। ग्रीन कर देते हैं डिमांड जोन के केस में, सप्लाई जोन के केस में हम लोग रेड रखेंगे। अब इनके अंदर एंट्री और एसएल प्लॉट कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। और थोड़ा हम मार्किंग में चेंज होगा, वो क्या होगा, कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग होती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए, या और भी क्या पैटर्न बन सकते हैं। ये तो देखिए 4 बेसिक पैटर्न है, हमें मोस्टली इन्हीं पैटर्न के अंदर डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने हैं, या हमें चार्ट पर मिलेंगे। लेकिन कुछ एक वियर्ड पिक्चर भी होती है डिमांड जोन की या सप्लाई जोन की, तो उनको भी हम लोग समझेंगे वो कैसे कैसे हो सकती है, या उनको हम टैकल कैसे करेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस एरिया का हम लोग छोड़ रहे हैं, वो मैंने क्यों बोला था? देखिए, ये जो जोन हमने मार्क किए, मार्क करने के बाद एक पॉइंट था हमारे पास कि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को चेक करेंगे फ्रेशनेस के लिए। अब फ्रेशनेस से क्या मतलब है? डिमांड जोन मेरा फ्रेश है या टेस्टेड है? देखिए, दो वर्ड हमारे सामने आए हैं, फ्रेश और टेस्टेड। उसको समझते हैं। देखिए, डिमांड जोन की कोई भी रेंज हमने मार्क की, और मार्क करने के बाद हम लोग ये देखेंगे जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन है, प्रोक्सिमल लाइन के बाद राइट हैंड साइड में जो हमारी फर्स्ट लेग आउट कैंडल है, क्या उसके बाद प्राइस ने कभी प्रोक्सिमल लाइन को हिट किया है? सपोज देखिए, यहां से अगर प्राइस अप गया और अप जाते जाते डाउन आया, अब हमारी फर्स्ट लेग आउट कैंडल ये है। इस लेग आउट कैंडल के बाद अगर प्राइस प्रोक्सिमल लाइन को हिट करके एक अप मूव दे चुका है, तो वो जोन हमारा टेस्ट हो चुका है, और टेस्टेड जोन को हम अगेन प्ले करने के लिए कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ टेस्टेड का। अब फ्रेशनेस का मतलब क्या हुआ? अगर पीएल को प्राइस हिट ही नहीं हुआ है, हमने जो जोन मार्क कर रखा है, तो हमारे पास फ्रेश लेवल है, और हम ऑलवेज फ्रेश लेवल को ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए, एक सिचुएशन हो सकती है चार्ट पे। अब ऐसा नहीं है कि पीएल को हिट करते ही हम अपना जोन टेस्टेड मान लेंगे। क्यों? अगर हम लोग करेंगे तो उस केस में तो हम कभी जोन के अंदर एंट्री ले ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये मानूं कि प्रोक्सिमल लाइन को हिट करते ही अगर मेरा जोन टेस्ट हो गया है, तो हम लोग एंट्री कब लेंगे? देखिए, प्रोक्सिमल लाइन पे एंट्री देगा प्राइस, हम एंट्री तभी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है प्रोक्सिमल लाइन को प्राइस हिट कर चुका है तो वो जोन टेस्ट हो गया। टेस्टेड के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि पीएल लाइन को हिट करके प्राइस मूव नहीं कर चुका है, यानी कि मूव नहीं दे चुका है। अगर मूव दे चुका है तो यानी कि वो टेस्टेड है। ये सिचुएशन कैसे होगी चार्ट पे, उसको समझते हैं, या उसको आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे होगी। देखिए, अगर मैं सीएमपी ये मार्क करता हूं और लुक लेफ्ट और डाउन देखता हूं, तो एक जोन तो मेरे पास ये भी था, ये वाला प्रॉपर जोन को मार्क करते हैं। ये हमारे पास लेग आउट कैंडल है, ये बेस कैंडल है। दो बेस कैंडल है, दोनों बेस कैंडल में सेकंड बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है, उस पर हमने एक प्रोक्सिमल लाइन रखी। और दोनों बेस कैंडल में फर्स्ट बेस कैंडल की जो विक पार्ट है वो लोएस्ट है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है? प्राइस देखिए ऑलमोस्ट मेरे जोन के अंदर आया है और वही है, तो क्या इसको मैं टेस्टेड मान लूं? देखिए, अगर पीएल को टच करके प्राइस एक मूव दे चुका होता अकॉर्डिंग टू डिमांड जोन टाइम फ्रेम, तो उस जोन को मैं टेस्टेड मान लेता। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई है? ये प्राइस हमें डिमांड जोन में एंट्री देने के लिए ही यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो हमें यहाँ एंट्री में हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर, ना कि ये टेस्टेड मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइस मेरे डिमांड जोन के अंदर ही रिएक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव दे चुका होता, यानी कि यहाँ से ये अप मूव दे के और फिर डाउन आता, तो मैं दोबारा से इस जोन को कंसीडर नहीं करूंगा। तो रूल ये बना कि हम ऑलवेज फ्रेश डिमांड जोन कंसीडर करेंगे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, टेस्टेड डिमांड जोन हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। कब कब कर सकते हैं वो सिचुएशन, कब बन सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए, फ्रेश डिमांड जोन हम ऑलवेज कंसीडर करेंगे।
उसके अलावा टेस्टेड को हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आज के कुछ बेसिक रूल्स थे डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिमांड जोन के पैटर्न मार्क करने के लिए। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना मल्टीपल चार्ट्स पे। आपके एक जो बेसिक फ्लो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पे डिमांड जोन या सप्लाई जोन, वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में एंट्री कहाँ रखते हैं, एसएल कहाँ रखेंगे, और टारगेट कितना हमें ऑलवेज कंसीडर करना है उस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये मैंने आपको वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट रिमार्क्स या बताए हैं, इनके रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। मैं आपको पीडीएफ कमेंट्स के अंदर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइज, आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में करके आप लोग पूछ सकते हैं। हमसे जो बन पाएगा आप लोगों के लिए वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।